की सास ने भी कंफर्म किया है कि अलमारी से गहने और पैसे चुराए गए। साहब हम मंदिर गए थे, अंजलि बेटा घर में अकेली थी। जैसे ही मंदिर से लौटे तो हमने दरवाजा खटखटाया तो देखा दरवाजा खुला था। अंजलि, अंजलि की हालत देख के हमारा सर चकरा गया था साहब। हमने फौरन अपने बेटे विजय को बुलाया साहब। आप लोगों में से किसी ने घर के अंदर आते जाते किसी को देखा था? नहीं साहब, हमारे घर का दरवाजा तो बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। सर हमारा भी। तो आप लोग बाहर कैसे? हमारे घर का दरवाजा तो विजय ने खोला। हाँ साहब। हाँ सर हम लाश को देख के बहुत डर गए थे सर, इसलिए सर हम बाहर मदद के लिए आए थे, पर कुछ दिखा ही नहीं सर। पड़ोसी से बहुत आवाज़ें आ रही थी सर, इसलिए मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। घर में घुसने से पहले पड़ोसी की कुंडी बंद की गई। हाँ, तो जो भी किया गया बड़ी प्लानिंग से किया गया। पिछले दिनों आपने किसी ऐसे अनजान आदमी को यहाँ पर देखा जिसको देखकर आपको कुछ अजीब लगा? सर, पड़ोसियों के घर को बाहर से लॉक करना, इतनी आसानी से घर के अंदर घुसना, उसके बाद लूट, फिर रेप और मर्डर। ऐसा लग रहा है कि शायद मेन मोटिव लूट का नहीं बल्कि दुश्मनी का था। अगर कातिल का मकसद दुश्मनी निकालना था तो सवाल यह है कि दुश्मनी किससे निकालेगी? अंजलि से या अंजलि को मारकर उसके परिवार से? सर आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, पूरा घर छान मारा पर कोई मर्डर वेपन नहीं है। कौन लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ गए, किसी ने नहीं देखा। अंजलि और विजय का बैकग्राउंड खंगालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। सर एक नया एंगल सामने आया। अंजलि के पति का एक ड्राइवर है दीनाराम। विजय ने सुबह 5 लाख रुपए लेकर दीनाराम को अपने घर भेजा था, लेकिन सर वो गाड़ी और पैसे दोनों लेकर फरार है। ए ब्यूटी, जरा ठीक से झाड़ू लगा, नहीं तो आज रोटी की जगह पर ना चमाट मिलेगी तेरे को। आगे तक लगा, आगे तक। ये तुम्हारा काम है ना, बच्ची से क्यों करवा रही हो? ओ मैडम, आप काम करो अपना। रास्ते से पकड़ के लाई हूँ, खाना खिला रही हूँ उसको, तो उससे कुछ तो काम लूंगी ना। अरे लेकिन वो छोटी सी बच्ची है, उसकी हालत देखो, बीमार लगती है वो। आपको ज्यादा दया आ रही है तो आप अपने साथ ले जाओ, मेरी भी जान छूटेगी। क्या हुआ, हो गई बोलती बंद? ए ब्यूटी, ठीक से काम करना, सारे पत्ते इकट्ठे करो, उधर फेंक क्या। बेटा डरो मत, मेरे साथ चलोगी? ये दीनाराम है सर, विजय का ड्राइवर। तो ये कौन है? ये दुलारी है, अंजलि के घर में काम करती थी। कल शाम को सब्जी लेने बाजार गई थी, उसके बाद से घर लौटी नहीं। तो क्या इस कांड के पीछे इन दोनों का हाथ हो सकता है? पूरे चांसेस हैं सर। ये दीनाराम जिस घर में रहता था उसके मकान मालिक से बात की मैंने, उसने बताया कि दीनाराम ने 2 दिन पहले घर छोड़ दिया था। मतलब सब कुछ वेल प्लान तरीके से किया गया। और एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, अगर अंजलि के घर में घुसकर मकसद लूट करना, रेप करना, उसका मर्डर करना भी था, तो इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर, अंजलि का कातिल इतनी बेरहमी से क्यों किया गया? उसकी क्या वजह हो सकती है? हमारी गलती थी। अंजलि तो वापस जाना नहीं चाहती, हमने ही उसे वापस भेजा। काश हम उसे मना कर देते। विजय ने ही मारा है मेरी बेटी को। देखिए, हम पूछताछ कर रहे हैं, जो भी गुनहगार होंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अंजलि की किस्मत ही खराब थी, उसका पहला पति भी बहुत ही कमीना निकला, और दूसरा पहला पति प्रदीप बहुत ही कमीना आदमी है वो। चक्का खा गई मेरी प्यारी अंजलि। प्रदीप बहुत ही मारता था मेरी बेटी को, बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा दिलवाया था, लेकिन ये विजय उससे भी बड़ा कमीना निकला, बहुत ही गिरा हुआ था सर। तो विजय और अंजलि की शादी कैसे हुई? I mean, अंजलि पहले से शादीशुदा थी और विजय से उम्र में भी काफी बड़ी थी। विजय हमारे साथ बिजनेस करता था और उसे हमें 8 लाख रुपया देने थे, तो इसी सिलसिले में
वो हमारे घर पर आता था और अंजलि को देखता था और उसे अंजलि पसंद आ गई। उसने शादी की बात छेड़ी और हमने हाँ कर दी। लेकिन साहब, हमने उसे अंजलि की पहली शादी के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो मान गया था। उसकी अच्छाई को देखकर हमने वो 8 लाख रुपए भी माफ कर दिए थे साहब। लेकिन साहब, इतना सब कुछ करने के बाद भी उसने मेरी बेटी के साथ। आओ, तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक? अरे नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर आराम से बैठो। आजा बेटा, सो जा। हाँ? माँ, ये बहुत चुभ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ आजा मेरे पास। हाँ, गोदी में लेट जा। हाँ, पानी। तुम्हें अच्छा लगा मेरा घर? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे मम्मी पापा? मेरे मम्मी पापा मर गए। भिजवा दो सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पेनफुल डेथ थी उसकी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके गले को इतना धीरे धीरे इंच करके काटा गया कि उसके फेफड़ों में खून जमा हो गया। मतलब लूट और रेप सिर्फ एक डायवर्जन था, असली मकसद दुश्मनी निकालना ही था। पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलो। और दीनाराम के साथ जो मेट थी, क्या नाम है? दुलारी। पता करो इस वक्त उन्होंने कहा। इस विजय की डिटेल्स निकलो और प्रदीप का पता करो। ओके सर। हेलो। वाह दीनानाथ जी, तुम तो बड़े झूठे निकले। अभी तो कह रहे थे कि नोटों से नहला दूंगा, अब? अरे मेरी प्यारी दुलारी, नोट कहाँ भागे जा रहे हैं? चल। चेक कर सर। सर, ये देखिए। ब्यूटी, ब्यूटी, छोड़ो उसे, छोड़ो। कितनी बार कहा है ना, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है। पर घर पर भी मैं मेरी माँ की मदद करती थी और आप भी तो मेरी। रुक क्यों गई? तुम मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही हो। माँ की याद आती है? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ कैसी थी? चल किराया निकाल। साहब, आज तो मेरे पास पैसे नहीं है। मैं अगले हफ्ते खुद आके आपको सारे पैसे लौटा देती हूँ। हाँ, अगले हफ्ते नहीं, मेरे को कल पैसे चाहिए। हट, मेरी बेटी को लेके जा रहा हूँ। क्या है? पैसा दे के ना, इसको लेके जाना। मेरी बच्ची को छोड़ दो साहब। साहब, मेरी बच्ची को छोड़ दो ना। मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ साहब, मुझे माफ करिए। पैसे मेरी बच्ची का। कल तक पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बेटा, शांत शांत हो जा बेटा। तेरी माँ है ना। छोटी सी उम्र में कितना कुछ देख लिया तुमने, लेकिन अब तो फिक्र मत कर। मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल तेरी माँ जैसा। माँ,
कोरोना नहीं है आपको, मामूली सा वायरल फीवर है। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हम दवाई लिख देते हैं, एकदम ठीक हो जाएंगे। हम डॉक्टर के लिए, हम डॉक्टर, आप मरीज। बेटा सौहार्द, पापा अभी असली मरीज को देख रहे हैं। थोड़ी देर जाके मनीष चाचू के साथ खेलो ना। पापा डॉक्टर खेलते ना पापा। मनीष, डॉक्टर। अरे मनीष, जी भैया। इसको जरा अंदर ले जाओ ना। अरे सौहार्द, चलो हम खेलते हैं तुम्हारे साथ डॉक्टर। नहीं चाचू, आप डॉक्टर कैसे कह सकते? डॉक्टर तो पापा है, पापा खेलेंगे ना पापा। डॉक्टर। दो मिनट। अच्छा चलो, ये डॉक्टर। हम लोग डॉक्टर नहीं, लुका छिपी खेलेंगे। तुमको पसंद है ना? पापा 100 तक गिनती गिनेंगे, तुम कहीं जाके छिप जाओ, ठीक? हम कबड़ में छुपेंगे, आप हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। डॉक्टर। हाँ, चलो। सर बता दो सर। सर वो हम दुलारी से बहुत प्यार करते हैं। सर वो शादीशुदा है, लेकिन अपने पति से परेशान थी, और सर मैं पैसों की किल्लत से, इसलिए सर सोचा कि अगर पैसों का कहीं से जुगाड़ हो जाए तो हम दुलारी को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए जब विजय बाबू ने हमें 5 लाख रुपए दिए तो हमें लगा कि यही सही मौका है। मौका देखकर तूने अंजलि का पहले रेप किया और फिर मर्डर किया। ऐसा मत बोलिए साहब, हम तो दिनाराम से प्यार करते हैं, इसलिए उसके साथ चले आए। हमने किसी को नहीं मारा, और दिनाराम ने भी किसी को नहीं मारा होगा। ये दिनाराम ये तो कबूल कर रहा है कि उसके घर से जो कैश रिकवर हुआ वो वही कैश है जो विजय ने उसे दिया था, लेकिन इस बात से साफ मना कर रहा है कि अंजलि के कत्ल और रेप से उसका कोई ताल्लुक है। दुलारी भी यही कह रही है सर, लेकिन अगर इन दोनों ने कुछ नहीं किया तो फिर किसने किया? अंजलि के घर से 50,000 कैश और तकरीबन 8 लाख की ज्वेलरी चोरी हुई थी। तो जिसने भी ये कांड किया है, कैश तो उड़ा दिया होगा, पर गहने वो अभी तक संभाल के रखे होंगे। मामला ठंडा होने का इंतजार रहा होगा, लेकिन गहने बेचे जरूर जाएंगे। शहर के जितने भी ज्वेलर्स हैं, सब जगह अपने आदमी तैनात करो। ओके सर। सुहाद्या कहाँ है बेटा? सुहाद्या, अरे ये लड़का कहाँ चला गया? जयंती भाभी, मैंने सुहाद्या को हर जगह देखा, पर वो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या? सुहाद्या। अरे क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? अरे सुहाद्या कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ छुप गया है। अभी 1-2 घंटे पहले तो मेरे साथ वो लुका छिपी। हम कबड़ में आगे छिपेंगे, आप हमें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। कबोर्ड। सौहार्द, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटा जीत गया पापा, जीत गया। सर हमारा अंजलि का मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारी शादी लेन देन से हुई थी, उसको जवान पति मिला और हमें कर से छुटकारा सर। पर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं थी। तुम दोनों मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े होते थे। सर हम मानते हैं कि अंजलि को हम पसंद नहीं करते थे, लेकिन सर उसको मारकर हम अपनी जिंदगी काहे बर्बाद करेंगे? इतना तो हमें भी पता है कि अंजलि को तुमने नहीं मारा। ये किसी प्रोफेशनल का काम है, किसी प्रोफेशनल सुपारी किलर का। अब अंजलि की सुपारी तुमने नहीं दी तो अंजलि की सुपारी और कौन दे सकता है? सर प्रदीप दे सकता है, हमारी पत्नी का पहला पति। जी दीदी, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, बहुत भूख लगी है दीदी, खाने को कुछ मिलेगा? ठीक है, तुम रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। सोहार्द, ये चोट कैसे लगी बेटा? चोट नहीं, ये खून कैसे लगा? बोलो बेटा। आइए सर, मैंने ही बुलाया था।
सर यहाँ पे। सर, हाँ सर, मैंने पड़ोसी से बात की है। डॉक्टर अजीत के साथ जिस औरत की लाश मिली है वो और कोई नहीं, डॉक्टर अजीत के भाई मनीष की बीवी रूपा है सर। अजीत का भाई मनीष भी घर पर मौजूद नहीं था, राइट? यस सर। और सर वारदात के वक्त घर पे 3 ही लोग मौजूद थे, डॉक्टर अजीत, उसके भाई की बीवी रूपा और डॉक्टर अजीत का बेटा सौहार्द। बेटा सौहार्द, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी को किसने मारा? घर पे कोई आया था क्या? अंकल। हाँ बता बेटा, कौन आया था? भूख लगी अंकल, कुछ खाना। आज खाना खाने के बाद ना 2 से 10 तक की पहाड़ी याद करेंगे। जी माँ। तुम्हारी उम्र के बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन तुम भी जल्दी सीख जाओगी, ठीक है? हाँ बेटा, अब बताओगे क्या देखा तुमने? हम पापा और रूपा चाची लुका छिपी खेल रहे थे। हाँ। फिर हम छिप गए ऊपर कबर्ड में। पापा, आप और रूपा चाची क्या खेल रहे हो? हम तो लुका छुपी खेल रहे थे ना। हम लुका छिपी खेल रहे थे बेटा, तुमने हमें ढूंढ लिया। अब तुम जाके छिपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे। फिर हम वापस वही कबर्ड में जाके छुप गए। तो थोड़ी देर बाद आवाज़ आई तो देखिए रूपा चाची और 4 अंकल वो पापा वाला गेम खेल रहे थे, और एक आंटी भी थी। फिर रूपा चाची भाग गई, फिर वो 4 अंकल और वो आंटी भी गई, तो हम भी गए पीछे पीछे। फिर नीचे आके बाथरूम में गए तो सर ये सौहार्द ऑटिस्टिक चाइल्ड है, क्या हम इसकी बातों पर यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं शर्मा, क्योंकि सौहार्द आम आदमियों की तरह सच में झूठ नहीं मिला सकता। उसने वही कहा जो उसने देखा, अनजाने में। शायद उसको पता नहीं कि उसने कितनी भयानक वारदात देखी है। और सर अगर सौहार्द की माने तो डॉक्टर अजीत और उसके भाई की बीवी रूपा दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था सर। सर ये भी तो हो सकता है कि जिसने रूपा और अजीत का मर्डर किया वो और कोई नहीं बल्कि मनीष। उसे रूपा और अपने भाई के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और उसने। और जब रेप हो रहा था तब जो औरत वहां पर मौजूद थी वो जयंती हो सकती है। जयंती और मनीष दोनों के फोन बंद हैं। पता करो इन देवर भाभी के बारे में। सर आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ, साल के 6 महीने अकेली रहती हूँ। मेरे पति मोहित मर्चेंट नेवी में हैं, तो 3-4 महीने में एक ही बार आते हैं। लो तुम्हारे बाल बन गए। बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ लेकर आती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ले चलो जाओ यहाँ से। ब्यूटी, ये क्या किया तुमने? हाँ, पानी क्यों फेंका उन पे? ऐसे नहीं करते बेटा। उनको भूख लगी थी ना, अब ये खाना उनको देना और उनसे सॉरी कहना। सॉरी। भगवान आपकी बेटी का भला करे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम्हारी बीवी और तुम्हारे भाई के बीच अफेयर चल रहा, ये बात पता थी ना तुमको? क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? ये सब झूठ है। रूपा और अजीत भैया के बीच एक पवित्र रिश्ता था, जैसे तुम्हारा और तुम्हारे भाभी के बीच में। बताओ कहाँ है तुम्हारे क्राइम पार्टनर, तुम्हारी भाभी जयंती? बताओ। ना हमने कोई क्राइम किया है ना जयंती भाभी ने, वो तो अपने मायके गई हुई है। हाँ सर, हम अपने मायके गए हुए थे। आपके देवर मनीष का कहना है कि आपके पति और आपकी देवरानी रूपा के बीच कोई गलत संबंध नहीं थे। झूठ बोल रहे हैं सर, मनीष भाई साहब को सब पता था। दरअसल रूपा और अजीत के रिश्ते को उन्होंने ही बढ़ावा दिया था। क्या? दरअसल मनीष भाई सब कुछ कमाते नहीं थे, सारी जिम्मेदारी हमारे पति पर थी। उनके टुकड़ों पर पल रहे थे, इसलिए मनीष भाई साहब अपनी बीवी रूपा को
हमारे पति अजीत के पास भेजते थे। और आप ये सब सह रही थी? और कोई चारा भी तो नहीं था सर, क्या करते। हमारे बेटे की कंडीशन तो आप जानते हैं ना, उसकी दवाइयाँ, उसके भविष्य के बारे में हम नहीं सोचते तो और कौन सोचता। पर कुछ वक्त से अजीत ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। जो हरकतें वो बंद कमरे में करता था वो खुलेआम होने लगी। बस हमारा सब्र खत्म हो गया, इसलिए हम अपने मायके चले गए। सर, हमने अजीत और रूपा को नहीं मारा है, हम सच कह रहे, हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं। अंजलि के केस में पुलिस गोल गोल घूम रही थी, वहीं अजीत और रूपा के मर्डर केस में हैरान करने वाले खुलासे हो रहे थे। क्या इन दोनों केसेस के आपस में तार जुड़े हुए थे? वक्त तेजी से गुजर रहा था और पुलिस पर दबाव बनता जा रहा था। अब जरूरी था कि पुलिस कोई नए तरीके आजमाए। सर, सभी ज्वेलर्स को अलर्ट पे रखा है, लेकिन अभी तक कोई भी ज्वेलरी बेचने आया नहीं है। तो शायद हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। अभी तक हम ज्वेलर शॉप पे फोकस कर रहे हैं, जबकि काले धंधे अक्सर रात के काले अंधेरों में किए जाते हैं। एक काम करो, जितने भी लोग इस तरह के गहने बेचने और खरीदने के सस्पेक्ट हैं, सबकी लिस्टिंग करो, सबके घरों के बाहर सिविल ड्रेस में अपने आदमी तैनात करो, नजर रखवाओ दिन रात। ओके सर। पुलिस को कुछ वक्त लगा, चोरी के जेवर बेचने वालों पर उन्होंने सख्त निगाह रखी और बसंत नाम के एक शख्स पर उनकी निगाह आकर टिक गई। बसंत जौहरी था, लेकिन चोरी के गहनों की खरीद बिक्री वो अपने घर से करता था, वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें वो पहले से जानता था। पुलिस के लिए काम कर रहे खबरी पहले चोरी चकारी में सम्मिलित थे। पुलिस ने उनकी मदद ली, जाल बिछाया और बसंत को धर दबोचा। या तो चोरी का माल खरीदने के जुर्म में हम तुझे यहीं रख दें लॉकअप में, या फिर अगर तुझे बचना है तो हमारी मदद कर। ठीक है साहब, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सर मेरे पास उनका नाम पता कुछ नहीं है। जब भी उनके पास कुछ माल आता तो वो मेरे पास खुद आते हैं। हमारे आदमी 24 घंटे तुम्हारे घर पर तैनात रहेंगे, गलती से भी गलती करने की सोचना मत। नहीं साहब। पुलिस ने बसंत के घर पर दिन रात पहरा लगाए रखा। हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, पुलिस ने अपना सब्र बनाए रखा और 78 दिन बाद बसंत के घर एक दस्तक हुई। बसंत भाई से मिलना। अरे कौन है साहब, कौन है? विशाल, चेक करो थाला। साहब मैं अरविंद हूँ, ये शंकर है। साहब वो जेवरात हमें रास्ते में पड़े मिले थे, चोरी नहीं किए, उनको बसंत भाई के पास बेचने के लिए ले जा रहे थे, चोरी नहीं की साहब हमने। आपको लगता है कि इस उम्र में हम चोरी चकारी करेंगे? हम मामूली से इंसान है साहब, एक टोकरी चाकरी करने वाले। वो गहने नीचे पड़े दिखे ना तो लालच आ गया साहब और चले गए बसंत भाई के पास। तुम लोग नौकरी पेशे वाले मामूली लोग हो ना, तो चोरी चकारी का माल खरीदने वाले बसंत को कैसे जानते हो? वो क्या? जब तक सच ना बोले मरम्मत चालू रखो। चोरी नहीं की साहब, गहने तो। और कौन कौन शामिल है तुम्हारे ग्रोह में? बोल दो, छोड़ दूंगा। चोरी नहीं साहब, डर लग रही है साहब, मर जाऊंगा साहब, चोरी नहीं। तुम तो बहुत अच्छा मसाज करती हो, कहाँ से सीखा? मासी से। मासी की वजह से मैं जिंदा हूँ। बेटा रो मत, आज से मैं तेरी मौसी, तेरी माँ से भी बढ़कर। मासी ने बचा लिया मुझे। मासी बिल्कुल आपके जैसी है, अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, सपने दिखाती हैं। फिर कहाँ गई तुम्हारी मौसी? तुम फिर से अकेली कैसे हो गई? हेलो, हाँ मोहित, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
आप कब तक आएंगे? लाइट चली गई मोहित। एक सेकेंड माँ, मैं देके आती हूँ। सर, पड़ोसी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से 10-11 साल की एक बच्ची नैना जी के साथ रह रही थी, लेकिन अब वो गायब है। सर, बहुत ब्रूटली मर्डर किया गया है। अंजलि के जैसा सिमिलर केस है। लूट हुई है, एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है और सर गला बिल्कुल वैसे ही काटा गया है जैसे अंजलि का काटा गया था। और सर, इनके पड़ोसियों के घर को भी बिल्कुल वैसे ही लॉक किया गया है जैसे मर्डर वाले दिन अंजलि के पड़ोसियों के घर को किया गया था। अंजलि के केस को अभी तक हम पर्सनल वेंडेटा का केस समझ रहे थे, बट आई थिंक ये दोनों केसेस पर्सनल नहीं, किसी प्रोफेशनल ग्रुप का काम है। ए, जा बलि देकर आ और प्रसाद लेकर आ। कृष्णा, आजा। लो अम्मा। कावेरी, मैं क्या बोलता है, अभी जल्दी से जल्दी इधर से अपने को निकलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। इस बार हम पुलिस के पीछे जाएंगे और वो भागेंगे हमसे। अरे आस्था मैडम, आप थाने जा रही हैं? हाँ, ऑटो का वेट कर रही थी। अरे मैं भी थाने जा रहा हूँ, आइए ना, छोड़ता हूँ मैं आपको। थैंक यू। बैठिए। मैम, टायर पंक्चर हो गया। यहाँ तो आसपास मैकेनिक भी नहीं मिलेगा रतन। देखता हूँ मैं, कुछ करता हूँ। सीधा खड़े रहे। अब ये काकी को कैसे खाक में मिला दो तुम लोग। हटो एक सेकंड। आइए सर, यहाँ पे हटो हटो, सामने से हटो।
ये देखिए सर, ये ऐसा ही आस्था भी रतन के साथ थी। एक कांस्टेबल ने आस्था को रतन के साथ बाइक पे जाते हुए देखा था और अभी आस्था का फोन भी बंद आ रहा है। सारी पेट्रोलियम टीम को अलर्ट भेजो और खबरों से पता लगा कि आस्था कहाँ है। ओके सर। रुका ही तो नहीं जाता। ऐसी कड़क औरत कहाँ रोज रोज मिलती है। बकवास बंद कर, बाहर आ। पुलिस वाली है, जब तक ये हमारे पास है पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार हम लोग यहाँ से निकल जाएं, फिर तेरे को जो करना है कर लेना। सर, हमारी खबरों से भी पता नहीं चल रहा है कि एसआई आस्था इस वक्त कहाँ पर है और किस हालत में है। और ये अरविंद और शंकर, इन दोनों को 24 घंटे से भूखा रखा है। इनकी पिटाई भी किया सर, लेकिन दोनों अब भी एक ही बात बोल रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। त्रिपाठी, मैं ये कुछ पुराने केसेस देख रहा था। इसमें साउथ का एक गैंग है पांडुपालिया, जो लोगों के घर में घुसकर रेप करता है, मर्डर करता है और चोरी चकारी करता है। इस गैंग के बारे में मैंने भी सुना है। ये साउथ के कोई आदिवासी या बंजारी लोग हैं, लेकिन सर ये लोग अभी तक नॉर्थ इंडिया में एक्टिव नहीं हुए। हाँ, बट इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेम है जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। ये जिस भी मोहल्ले में घुसते हैं, सबसे पहले मोहल्ले में घुसकर पड़ोसियों के घर की कुंडी बाहर से बंद कर देते हैं, फिर दरवाज़ा नॉक करते हैं और दरवाज़ा खुलते ही जो भी शख्स सबसे पहले इनके सामने आता है उसके सर पर डंडे से वार करते हैं। ये विक्टिम का गला धीरे धीरे काटते हैं और विक्टिम के चीखने की, कराहने की आवाज़ सुनते हैं। और ये लोग पूर्णिमा को शुभ मानते हैं। और ये पूरी लूटपाट करने के बाद लूटपाट का जो माल है उसे बेचने के लिए गिरोह के यंग लोग नहीं बल्कि बुजुर्ग लोग जाते हैं, ताकि किसी को अरविंद और शंकर की रिमांड कब खत्म हो रही? 10 दिन बाद सर। और पूर्णिमा कब? 4 दिन बाद। अरविंद और शंकर से कहो कि 10 दिन से पहले हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं। ओके सर। त्रिपाठी सर। पता है नंदू, इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत खास है। ऐसी पूर्णिमा 365 साल में एक बार आती है, जब पृथ्वी चंद्रमा के बहुत करीब होता है। पता है भाई, मुझे इसलिए साहब को तो पहले से बोल के रखा हूँ कि शरद पूर्णिमा की पूजा की छुट्टी मुझे चाहिए। शाबाश सर, छुट्टी बुलाता है पूजा की। सब शरद पूर्णिमा की छुट्टी चाहिए सर। सब लोग शरद पूर्णिमा पे छुट्टी मांगेंगे तो थाने में कौन बैठेगा? हाँ? साहब एक मिनट आइए ना। साहब बात सुनिए साहब। क्या हुआ? क्यों सब चिल्ला रहे हो? हाँ? हम लोगों को कब छोड़ेंगे? 6-7 दिन लगेंगे साहब। बहुत देर हो जाएगी साहब, 1-2 दिन में छोड़ दीजिए ना। अभी इनको जो बोला सुना नहीं तुमने? कम से कम 6-7 दिन लगेंगे, समझ में आया? साहब हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, पर आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी। आज तो दिन बढ़िया है। सारा पी जाएगा क्या? ए, जा जरा मैडम को भी हमारा प्रसाद छका करा। ये ले, पी, प्रसाद है। पी। शुक्रिया साहब। पूर्णिमा के दिन मुर्गा न खाया, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। आज आपके वजह से हमारी परंपरा टूटने से बच गई। हमारे लिए हमारी परंपरा से बढ़कर कुछ भी नहीं साहब। हम अपने गिरोह से गद्दारी तो नहीं कर सकते, लेकिन आज आपने जो हम पर एहसान किया है उसे चुकाने के लिए हम
कुछ भी करने के लिए तैयार है। हाँ सर, हम बता सकते हैं पांडुपलिया गैंग तक कैसे पहुंचा जाए। तुम लोग जानते इस वक्त वो कहाँ? नहीं साहब, हमारा तो काम सिर्फ जेवरात को बेचना है, लेकिन हम मज्जारों का गैंग किन किन जगहों पर कितनी देर के लिए रुकता है ये हम आपको बता सकते हैं। किन किन जगहों पर? सर, ऐसा ही आस्था को पांडुपालिया गैंग ने किडनैप किया है। उनका एक धमकी भरा लेटर भी मिला है। उस लेटर में लिखा है कि उनका अगला टारगेट आप है। जैन सर। जैन त्रिपाठी, क्या हो रहा है? बड़ा था सर, एसपी साहब के ऑर्डर से आपके घर पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। खून से नहाऊंगा मैं। मदन, भाग, पुलिस! चल। आस्था, जैन सर। ठीक हो तुम? बच गए आप। अगला नंबर आपका ही था। ये पूर्णिमा आपके लिए भी शुभ रही। तेरी पूरी जिंदगी जेल की काली अमावस में कटेगी। लेके जा। आएंगे हम, आशीर्वाद से बाहर आएंगे। अगले कुछ महीनों में पुलिस ने पांडुपालिया गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें 10 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। ये गैंग एक मोडस ऑपरेंडी पर काम करता था। औरत और बच्चे जगह जगह पर घूमकर ऐसे घरों का पता लगाते थे जहां सदस्य कम हो या जहां बुजुर्ग रहते हो या औरत अकेली रहती हो। ये इनके इजी टारगेट होते थे। पूछताछ में गिरोह के एक सदस्य ने बताया कि आमतौर पर वो उन घरों को निशाना बनाते थे जो मोहल्ले के आखिरी में हो या जो नदी और मैदानों के पास हो, जहाँ से भागने में आसानी हो। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझती हूँ कि हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके साथ सालों से नहीं दशकों से अन्याय हुआ है और उन्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका कभी मिला ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि कोई जुर्म का रास्ता इख्तियार कर ले। इस तरह से तो पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा हो जाएगा और पिछड़े वर्ग का हर सदस्य मुजरिम बन जाएगा। लालच एक ऐसा नशा है जो ज़मीर पर हावी हो जाता है। इंसान सही और गलत के बीच में अंतर नहीं कर पाता, कहाँ रुकना चाहिए वो समझ नहीं पाता। ऐसे गैंग्स लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, लोगों का सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। आज पुलिस की पुरजोर कोशिशों के बाद पांडुपालिया गैंग का आतंक कम हो गया है। इस खौफनाक गैंग को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने जो दिलेरी दिखाई वो सराहनीय है। टीम क्राइम पेट्रोल की तरफ से मैं आज उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहती हूँ। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अगले केस के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क।